इसे क्यों नहीं ऑब्जर्व करते? बेहूदगी में, फहाशी में आपने उन औरतों को बैन कर दिया है जो डांस करके रोजी कमाती हैं लाहौर के कमर्शियल थिएटर में। बल्कि अगर वो डॉक्टर हैं तो मुझे यकीन है कि उनके घर में कोई तहजीब या इखलाक नाम की चीज नहीं है। वो मुख्तलिफ आज़ा के मोटाई और लंबाई की बात करते हैं। शर्म आना चाहिए। औरत को अब थिएटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डांसिंग डॉल के तौर पर इस्तेमाल किया, जो आएगी आके यहां से ठंडे पानी की बोतल पकड़ेगी, अपनी कमीज का गिरेबान यूं करेगी, गट 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 अंदर डालेगी। इसमें वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से बता रहा है कि अपनी धियां स्कूलू हटाल है उत्थे डांस कर दी पई है। मतलब क्या सर, कुछ भी कभी भी है कि जिन लोगों को जेल में भेजा जाना था उनको कसर सदारत और कसर वजारत उज़्मा में भेज दिया गया। क्या उम्दा मंतिक है। एक बात, हमने मोहसिन जाफर के शो में जाना है, हमने फलाने टिमकाने के शो में जाना है, वो जुत्ती मेरी जालदी है, समझ आई मेरी गालदी। सर वो ये है कि महक मलिक ने अभी कोई दर्स दिया है, खिताब किया है एक मस्जिद में। मुझे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता कैसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। मुझे एज अ इंसान क्या वो डिजर्व नहीं करती? आपको पता है कि मेरे सरकार के रोज़ा पाक के अंदर जाने की चाबियां किसके पास हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है कि जाके सरकार के रोज़ा पाक और कब्र अथर की सफाई कौन करेगा? आपको पता है वो कौन लोग हैं? वो कोई सैयद नहीं है, कोई अरबी नहीं है, कोई रॉयल फैमिली नहीं है, वो सूडान के ख्वाजा सरा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद फरीद और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं, बिकॉज अगर वो उन्हें कहा जाए वो पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के इंसाइक्लोपीडिया हैं तो बिल्कुल गलत ना होगा। बहुत ही निहायत शाइस्तगी से बात करते हैं और जब बोलते हैं तो आपका दिल करता है सुनते ही रहें। I'm talking about Dr. उमर आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अहमद, इट्स अ प्लेजर रियली वी मीटिंग अगेन फॉर द सेकंड टाइम। जी बिल्कुल पहली भी बात हुई और अब मेरे ख्याल में तकरीबन एक साल बाद एक साल के बाद हम मिल रहे हैं। एक साल में जिंदगी कितनी बदल जाती है, इंसान कितना बदल जाता है। सबसे ज्यादा तो आप बदल गए हैं सर। बिल्कुल। एंड आपने वेट बहुत लूज किया। बहुत करना चाहिए सर, सिर्फ वेट लूज करने की बात नहीं है मियां, तुमने बहुत वेट गेन किया। हमने दो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर ग्रो किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक साल में अगर आप पीछे जाके देखें तो आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या आपके लिए आसाइशें रखी हुई हैं। इस एक साल के दौरान सब दुनिया ये जानती है कि मैं 4 माह के लिए कैंप जेल लाहौर में कैद किया गया और मुझ पर बेइंतहा ज्यादा मुकदमात बनाए गए। मगर भैया मैं हमेशा यकीन के साथ रहा हूं कि हर आजमाइश के साथ ही साथ कोई ना कोई सर वो कहते हैं कि उतार चढ़ाव जिंदगी में ना आए ना सर, तो आपको कैसे राइज करना है पता ही नहीं चलता जिंदगी। दूसरी बात है कि हर नया तजुर्बा आपको बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहले अपनी बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, एक मामूली आदमी हूं। आपने कहा खास आदमी, खास खाक हूं मैं। कौन सा यहाँ पे बहुत बड़ा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करता था, जो कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था, जो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था या मेरे किसी पार्टी से ताल्लुक था। मगर देखिए कि इस वक्त आपकी हुकूमतें इस कदर इनसिक्योर, इतनी खौफजदा हैं कि वो किसी का भी गला घोंटने के लिए तैयार होती हैं। बात और उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मगर मैंने सिर्फ एक बात सीखी है उसमें, आपके अंदर अगर विल पावर है, अगर आप डिवोटेड हैं तो आप हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। मैं यहीं से सवाल आपसे पहला करना चाहूंगा सर। आपने 4 मंथ गुजारे कैंप जेल में, तो वहां की लाइफ के बारे में तो आपने अपने वीलॉग में बताया। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस वजह से आप उधर गए थे, आज भी आप उस स्टांस पे स्टैंड करते हैं या आज थोड़े से आपके नजरिए चेंज हो गए हैं? बिल्कुल मैं स्टैंड करता हूं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मेरा नजरिया यह है कि हर हालत में हक के साथ खड़े होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो आप ख्याल 4 महीने की जेल मुझे बदल देगी, मेरा अकायद बदल देगी, मेरा ईमान बदल देगी? खुदा का वास्ता है, मसलहत के तहत बंदा थोड़ा सा खामोश हो सकता है। मेरा तो आजकल एक जुमला बहुत ही मशहूर है, वो ये है कि अब इस मुल्क में पूरा मुंह आप सिर्फ डेंटिस्ट के पास जाके खोल सकते हैं और कहीं नहीं खोल सकते। वाकतन जहां अपने दांत अपने दिखाने। सर मेरी बात सुने, हम रियाया हैं सर, रियाया इतनी खुल के बात कैसे कर सकते हैं? कितनी प्यारी बात है कि इनको अपनी हकीकत का एहसास हो गया कि हम रियाया हैं, हम अवाम नहीं हैं। कितनी अच्छी बात है कि अहमद चिश्ती साहब जो है दोबारा दरबार अकबरी के अंदर चले गए हैं और मुगलों का दौर वापस आ चुका है। वाकई ये बादशाहतें होती हैं, मौरूसी बादशाहतें। मुझे लगता है कि कहीं हम दोनों को 4-4 महीने दोबारा ना जाना पड़े, तो हम इस टॉपिक को चेंज करते हैं और उस तरफ आते हैं। सर आप हमारी इंडस्ट्री को अगर देखा जाए, हमारी शोबिज इंडस्ट्री जो है, जितना नॉलेज आप रखते हैं और जितना आपको पता है इसके बारे में, मुझे नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के किसी और सेलिब्रिटी को इतना ज्यादा इस फील्ड के बारे में पता हो। एक्सक्यूज मी सर, जी सॉरी, इतना ज़्यादा फील्ड के बारे में पता हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, आपकी शक्ल भी बहुत अच्छी है, आप प्रेजेंटेबल हैं, आप बोलते बहुत अच्छा है सबसे ऊपर, और आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये बताएं सर, पाकिस्तान में रहते हुए आपको कोई मेन स्ट्रीम कोई होस्टिंग का शो नहीं मिला फॉर लॉन्ग रन? हालांकि बहुत सारी लड़कियां आपके बाद आई और उन्होंने अच्छे शोज कर रही हैं, वो क्या हो जाए? सीधी सी बात यह है कि जो चीज़ें आपको यहाँ माननी पड़ती हैं टू बिकम अ होस्ट इन अ लार्ज शो और ऑन अ लार्ज चैनल,
मैं वो मानने के लिए तैयार। वो क्या बातें होती है सर जी? उनका जिक्र रहने दीजिए, फिर किसी और को इतराज़ होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मेरा ये काम नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक पास टाइम है। मैं कमिटेड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और हमेशा से यही काम कर, मुझे 41 साल हो गए हैं। नहीं, वैसे कभी आप ऑफर नहीं आई या ऑफर आई आपने एक्सेप्ट नहीं किया? सर, ऑफर कभी भी नहीं आती, इसलिए कि मैं हर एक को इनसिक्योर कर देता हूं। अगर मैं किसी के यहाँ एज ए गेस्ट जाऊं तो यकीन कीजिए मेरे कानून ने आपको 50 दफा ये सुना हुआ है कि वो होस्टेस या होस्ट जाके अपने प्रोड्यूसर करें एनू दोबारा कदी ना बुलाई, एने ते मेरी बोलदी बंद करवा देती है, एनू कदी ना बुलाई। आप इतने इनसिक्योर लोग हैं, आप इस कदर ज्यादा लैक ऑफ नॉलेज है आपके अंदर, आपको पता ही नहीं क्या बात करनी है। तो तलाती हुई जबान में बेवकूफाना सवाल, बहुत क़यामत होगी तो क्या कर दिया। अब मैं आपसे एक रैपिड फायर करूंगी। ये बताइए कि मरियम बिलाल या बिलावल भुट्टो, ये क्या बकवास है? यही चीजें सारा दिन सुनने को मिलती हैं। नहीं, आप क्या स्टैंड करते हैं कि सर यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया में स्पेशली अगर आप लड़की हैं तो औरत हैं तो आपके लिए जरा बहुत आसानी हो जाती है इस पे? मैं जो औरतों के बारे में कहना चाहता था वो कह चुका हूं और वो ऑन रिकॉर्ड है, उसका भुगत भी चुका हूं। समझ आई? सारी मेरे पीछे पड़ गई और मुझ पे मुकदमे बनवाए। किसी ने ये कहा कि नहीं, लेट्स हैव अ डिबेट एंड फाइंड आउट कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में उस लेवल तक नहीं जाते सर। हम ये तो कह सकते हैं कि ऑब्वियसली इस मीडिया इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो औरत के लिए कहीं कतरे आसानी होती है, बिकॉज अवाम भी आपको देखना चाह रही होती है। एज ए लड़की अगर आप बोल रही हैं तो अवाम बहुत खुशी से देखती है। मेरे ख्याल में एक बहुत श्योर फॉर्मूला बताऊं हिट होने का किसी भी डिजिटल मीडिया के लिए। एक खातून हो जो बैठ के नंगी बातें करें, एक खातून हो जो अपने आप को सेक्स थेरेपिस्ट कहें और फिर वो इस कदर बेहुदा बातें करें कि कोई सुने तो उसके कान सुर्ख हो जाए, उसका मुंह सुर्ख हो जाए, मगर शी विल एक्चुअली गेट मिलियंस ऑफ व्यूज। आप ही का कुछ देर पहले मैं वीलॉग देख रहा था, वो खातून है जो कतई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तायरा रबाब जो भी है, मुझे उनका नाम नहीं पता, ना मैंने उनका नाम लिया, आपने नाम लिया है। अगर वो डॉक्टर है तो मुझे यकीन है कि उनके घर में कोई तहजीब या इखलाक नाम की चीज नहीं है। वो मुख्तलिफ आज़ा के मोटाई और लंबाई की बात करते हैं। शर्म आना चाहिए हजूर वाला। हम डॉक्टर हैं 41 साल से, हमारी जरूरत नहीं है कि किसी पब्लिक फोरम पे बैठ के किसी भी इंसानी उर्स के बारे में इस तरह बातें करें, उसके इस्तेमाल के बारे में, वो किस गहराई में जाना चाहिए, वो कितनी दफा जाना चाहिए, मगर आपका नाम है, मगर बिकता वही है। ये जो आपके देखने वाले हैं ये और क्या खरीदते हैं? आप उन खातून का, उस ऐसी किसी भी खातून का, उस कबीले की खातून का इंटरव्यू कीजिए और वो मजे ले ले के आपको बताएं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे। मैंने भी स्टार्ट किया एज एंकर सर। मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसपे 2 मिलियन व्यूज आए। तो फिर कसूर किसका? सर अवाम व्यूज दिए अवाम का, और फिर अवाम ही करके आ जाती है। ये गंदी बातें कर रहे औरतों के बारे में। किसी ने अभी तक उस औरत के बारे में कहा है कि ये बातें औरतों को सूट करती हैं? ये बातें किसी मुसलमान औरत के मुंह से अच्छी लगती हैं? ये किसी डॉक्टर के मुंह से अच्छी लगती हैं? हाँ, क्योंकि डॉक्टर मुलादिल ने कहा कि फीमेल होस्ट को ये है तो वो है, तो इसको पकड़ के अंदर कर दो। इसे क्यों नहीं अंदर करते? बेहुदगी में, फहाशी में आपने उन औरतों को बैन कर दिया है जो डांस करके रोजी कमाती है लाहौर के कमर्शियल थिएटर में। बल्कि मैं उसी तरफ आना चाहूंगा सर। पहले इस तरफ तो खत्म कर रहे, उधर भी आ जाए। जो यहाँ बैठ के वीलॉग करती हैं, जो आपके हर वक्त फोन के अंदर है, उनके ऊपर कोई कैमरा एक्ट, कोई पीका एक्ट, कोई डिसेंसी एक्ट लगता है? नहीं लगता। समझ आई मेरी बात की आपको? सर मैं उसी तरफ आ रहा था। अभी गवर्नमेंट ने सर बड़ा बैन कर दिया है स्टेज पे ना रक्स को। इस मामले में मैं उनका साथ तो हूं, मगर इस हद तक कि जो वल्गर डांस है ना उसको बंद करना चाहिए, रादर देन कि सर वो एज ए रक्स को बैन कर दिया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप थोड़े से गलत हैं। नंबर एक तो बहुत अच्छा स्टेप है, किसी ने रक्स को बैन नहीं किया, सिर्फ उस रक्स को बैन किया है जो कि इंतहाई घटिया इशारों पे मबनी है और जिसमें ऐसी हरकतें होती हैं कि कोई इंसान मुसलमान हो या ना हो वो भी उसे देखना नहीं चाहेगा। क्या सिर्फ रक्स ही सर? बातें किस तरह की होती है? बातें भी बहुत बेहतर कर गई हैं। आपको ना थोड़ा सा पता होना चाहिए। यू हैव टू गो एंड सी द लाहौर कमर्शियल थिएटर आफ्टर व्हाट अज़मा बुखारी हैज डन। अज़मा बुखारी हैज टेकन अ रेवोल्यूशनरी स्टेप। She's actually done the right thing. मेरी बात सुनिए, आजकल आपका जितना भी ड्रामा चल रहा होता है वो मॉनिटर होता है कैमरास के जरिए, और एक सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम है जो कि देखती है कहां पे क्या हो रहा है, किस तरह का रक्स हो रहा है, क्या किस्म के मुकालमे हो रहे हैं। यकीन कीजिए अभी भी हाउसफुल है, इसलिए कि लोग बेहूदगी को पसंद तो करते हैं, लेकिन अगर बेहूदगी के मुकाबले में एक अच्छी एंटरटेनमेंट आ जाए तो दे वुड प्रेफर दैट। अभी भी रक्स होते हैं। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं जो इस वक्त पंजाब में चल रहा हो जिसका कम से कम 6 रक्स ना हो, मगर वो रक्स उस तरह के नहीं है कि बेहुदा रक्स है। मैं इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों का नाम लेना चाहता हूँ। मेरी बहुत एक फेवरेट है नरगिस बीबी, उनकी बहन है दीदार बीबी। जिस किस्म का उन्होंने रक्स किया लाहौर के थिएटर में, आप यकीन कीजिए मुझे कोई बेहुदा इशारा याद नहीं।
दे वर सच मास्टर्स बिल्कुल एंड सच चैंपियंस ऑफ देयर ओन लीग। यकीन कीजिए कि दिल देख के खुश हो जाता था। और फिर जहां तक नरगिस का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हर स्टेज प्रेजेंस वाज फेनोमेनल। वो एक शी वाज इलेक्ट्रीफाइंग ऑन स्टेज। अब बात सुनिए, उनके अलावा आपको कौन पसंद है अगर स्टेज एक्ट्रेसेस के बारे में बात की जाए? सर मुझे बहुत देर से बहुत सारे लोग पसंद हैं। मुझे एक खातून होती थी रोमाना, बेइंतहा पसंद है। उससे बाद होती थी एक खातून का नाम था महविश, मुझे वो बहुत पसंद है। नजमा बेगम खातून होती थी, मुझे बहुत पसंद है। ये आपके बचपन की या आपके पैदाइश से कबल की बात है, मगर फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स नाउ देयर हैज बीन नो प्रेजेंस, नो फीमेल एक्ट्रेस प्रेजेंस ऑन लाहौर थिएटर। इसलिए कि औरत को अब थिएटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डांसिंग डॉल के तौर पर इस्तेमाल किया, जो आएगी, आके यहां से ठंडे पानी की बोतल पकड़ेगी, अपनी कमीज का गिरेबान यूं करेगी, गट 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 अंदर डालेगी, और फिर ऑडियंस में से कोई उन्हीं का प्लांट किया बंदा खुलेगा, उठेगा और वो आके यहां से हेम के नीचे वो पानी पिएगा। आप समझ सकते हैं कि ये इशारा क्या करता है। शुक्र है कि अज़मा बुखारी को और सीएम पंजाब को ये ख्याल आया कि औरत की सबसे बड़ी तजलील का मजर लाहौर स्टेज का थिएटर और उसके डांसेस हैं। सर आप कर दें या मैं कर दूं कोई भी बात मीडिया के रिलेटेड ख़वातीन के खिलाफ, तो हमें तो उठा लिया जाता है। अभी आपने सर इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया जो पिछले 2 मंथ से चल रहा है, वीडियो चल रही है, जिसमें वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से बता रहा है कि अपनी धियाँ स्कूलू हटा लै, उत्थे डांस कर दी पई है। मतलब क्या सर, कुछ भी कभी भी, मतलब ये इस तरह की मेंटालिटी चलने दे रही है, और हम जब बात करते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। हुजूर वाला, एक मैं छोटी सी आपको बात बताऊं, जो हमारी बातें सुनते हैं उनको पता है कि नॉनसेंस कहाँ पे है एंड सेंसिबल बात कहाँ पे है। एक बात याद रखिए, आपको बहुत सारे लोग पत्थर मारेंगे, मगर वो पत्थर आपको ठा करके लगेगा, बल्कि वो फूल आपको ठा करके लगेगा जो सच के पौधे में से निकाला हुआ है। बकवास, नॉनसेंस, एब्सोल्यूट रबिश का पत्थर कभी हर्ट नहीं करता। हर्ट करता है हक का पौधा, हक का पत्थर। ये आप क्या समझते हैं उस आदमी को, या जिसने ये शायरी लिखी है, उसके साथ वो ताजमहल वाला सलूक नहीं होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए उसको इग्नोर कीजिए, खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल बकवास है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सारी दुनिया भी अगर किसी हुकूमती नुमाइंदे की बुराई कर रहे हो तो वो सारी दुनिया को तो नहीं पकड़ते, वो सिर्फ उनको पकड़ते हैं जिनका उनको पता होता है कि इसकी बात वाकई ओए होए तराशी हुई है और ये हमें इस तरह तीर की जगह जाके लगेगा। बिल्कुल सही समझ, आपको लगेगा नहीं, लग चुका हुआ है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिनको पकड़ा जाता है, इसका मतलब ये है कि उनकी बात में सबसे ज्यादा वजन था, सबसे ज्यादा उनके लहजे में काट थी। अच्छा, आपने सर, आपकी तारीफ करता चलूं, आपने बहुत ज्यादा वजन लूज किया है। क्या इसकी वजह आजकल जो जादुई मेडिसिन आई हुई है, ओज़ेम्पिक, इंसुलिन, वो तो नहीं? बात तो ये है हुजूर वाला, देयर इज नो मैजिक इन एनी मेडिसिन, किसी में नहीं है। आप ओज़ेम्पिक की बात करें, आप बात कीजिए लीराग्लूटाइड की, आप बात कीजिए मोंजोरो की, आप बात कीजिए विगोवी की, मैं सब दवाइयों से, ये तो सारे इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स भी यूज कर रहे हैं, हमारे यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, मोटापे के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एक बहुत सॉलिड डिटर्मिनेशन, जी बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा मुहर्रिक। मुहर्रिक का मतलब समझिए, मुहर्रिक होता है समथिंग दैट मेक्स यू डू समथिंग। आप एक पाकिस्तानी मर्द हैं, ठीक है जी, आप सिर्फ तब पतले होंगे जब आपके दिल का मामला हो, या आपका दिल रुक जाए सिगरेट नोशी और मोटापे की वजह से, या आपका दिल किसी पे आ जाए। आप महरूम आदमी हैं, ना आपका दिल रुका है, ना आपका दिल किसी पे आया है, इसलिए आपको ये जादुई सोकॉल्ड दवाइयां लगानी पड़ती हैं इंजेक्शन की शक्ल में। इनमें कोई जादू नहीं है, मगर वर्क करती हैं मेरे ख्याल में। करती हैं फॉर वेरी लिमिटेड टाइम। और वर्क किस तरह करती हैं कि आपको अपने मुंह को जिप लगानी पड़ती है, खोलनी नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसी है। आप ओज़ेम्पिक की बात करते हैं, पूरा मुल्क इस्तेमाल कर रहा है। ओज़ेम्पिक सिर्फ और सिर्फ आपकी भूख को थोड़ा सा कम करता है, बिल्कुल, आपके गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को स्लो करता है, ताकि खाना आहिस्ता आहिस्ता आगे जाए, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस हो। और अगर आप ज्यादा खाएं तो आपको लगे कि आपको उबकाई आ रही है। बात तो वही है, आपने एक मसनूई सहारा लिया। आप क्यों नहीं एक अच्छा सहारा लेते, आहिस्ता 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 खाना कम करें। आपका पेट एक थैला है, वो थैला छोटा हो जाएगा, जल्दी भर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगा। मगर कई लोगों को वाकई मसनूई सहारा चाहिए होता है। हजूरे वाला, असल सहारा जो है ना, याद रखिए एक बात, वो मोहब्बत है। ये बात लिख के रखो। बड़ी गहरी बात। तुम्हें मोहब्बत हुई ना, तो तुम इतना खाना सामने रख के बैठे हुए होगे और एक मैसेज की रिंगटोन बजेगी, टिंग, और तुम जब मैसेज चेक करो तो उनका मैसेज होगा, तब तुम्हारा दिल करेगा लानत इस खाने के ऊपर, लानत कुछ और चीज के ऊपर,
छड्डो पर रहनू मैं उठा तो दौड़ा उस पासे हजूर वाला दुआ करें सर, मैं लगा हुआ हूं सर जी। दुआ से पता नहीं शायद ये होता है कि नहीं होता, मोहब्बत अल्लाह की बड़ी नेमत है, बहुत नेमत है। और मैं समझता हूं कि हर मोहब्बत इंसान को अपनी बिसात बताती है, अपना बताती है कि तुम किस हद तक आगे जा सकते हो और किस हद तक तुम बंदगी का सबक सीख सकते हो। एक बात याद रखना, जो बारगाह हकीकत के ऊपर बंदगी है उसकी मशकें आपको मोहल्ले की लड़की करवाती है। वो बताती है कि अहमद चिश्ती बहावल नगर के तुम बड़े अपने आप को जिम्मेदार समझते हो और तोप अपने आप को समझते हो और ये बिजनेस करते हो वो बिजनेस करते हो, आजकल ये पॉडकास्ट कर रहे हो। मैं तेन दसा अहमद चिश्ती जो तू मेरी मुहब्बत से गिरफ्तार होया, तू अपने दिल का कीमा बनवा के बारीक छाननी दा ते ओदे च कोफ्ते बनाने ने ते पुन के मेरे वास्ते डिश लेके आने। तो उस कुड़ी ने चुप के पता की कहना है, एक ही ले आया अहमद चिश्ती, उन्हें कहा बीबी दिल दे कोफ्ते ने तेरे खान वास्ते। उन्हें इंज करके डूंगा इंज सिरकाना ते कहना हाय वड्डा गोश्त, चुप के ओ मारना ते कहना तेन पता नहीं मैं वड्डा गोश्त नहीं खाती। फिर समझ आएगी कि बंदगी क्या चीज होती है, फिर समझ आएगी कि इंकसारी क्या चीज होती है, आजी क्या चीज होती है। अना का कीमा अगर आपने करना है तो आपने किसी से मोहब्बत करनी है। यही मशकें हैं जो उसकी बारगाह पे काम आएंगी। इसलिए जो लोग मोहब्बत को बुरा कहते हैं वो दरअसल उस इम्तिहान में पास ही नहीं होना चाहते। बिल्कुल सर, बेफजूल मोहब्बत सर। आप देखेंगे अब आप भी डॉक्टर हैं और पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में डॉक्टर्स को मसीहा बनाया जाता है, मगर आप क्या सोचते हैं आजकल के जो मेडिकल कॉलेजेस की फीसेस हैं 25-25 लाख 30 लाख रुपए, तो वो जब अपने 5 साल बाद पास आउट होकर आएंगे बच्चे तो वो मसीहा होंगे या बुचर्स होंगे? बिकॉज उन्होंने अपना वो 2.5-3 करोड़ रुपए भी तो रिकवर करना है। देखिए पहली बात यह है कि बड़ा बदकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पे अपने यूथ के लिए एवेन्यूज ही बहुत कम रखे हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मैं आज से तकरीबन 1982 कितनी पुरानी बात है, मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। मुल्क के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में मेरा मेरे ख्याल में टॉप मेरिट था जब मैं दाखिल हुआ। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ लाहौर में। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब दाखिल देने के लिए अपना यहाँ पे आ रहा था तो मेरे वालिदैन उस वक्त इस्लामाबाद थे और बाहर जा रहे थे रहने के लिए। तो रास्ते में मैं अपने गाँव में रुका जो कि लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान है, किलादेदार से। वो रात मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वो कजन्स जिनके साथ मैं रुका था सारी रात एक ही बात कहते रहे, डॉक्टर दकी है, फट्टा ला के डॉक्टर बैठा है, टके डॉक्टर बिक रहे, टके डॉक्टर बिक रहा है। ये मैं 1982 की बात कर रहा हूँ। आप हर उस चीज से जलते और मरते हैं जो आप करना चाहते हैं मगर हो नहीं सकते। आज वही मेरे कजन अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए लाखों रुपया कर्ज लेके खर्च कर रहे हैं और उनके बेटे कहां डॉक्टर बन रहे हैं? किर्गिस्तान में। बिल्कुल, और बन नहीं रहे, दरमियान में छूट गया सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मकसद है कि जब वो बच्चे आएंगे फील्ड में आएंगे तो वो 2.5-3 करोड़ रुपए अपना जो लगाया वो पहले वो नहीं पूरा करेंगे। आप क्या कहना चाहते? सारे नहीं पूरा करते। आप जब सियासत करते हैं, एक मामूली बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और जब अपने पल्ले से 5 करोड़ लगाते हैं उसके बाद आप उसको 15 करोड़ में कन्वर्ट नहीं करना चाहते सर। वो बहुत बड़ा बिजनेस सियासत, वहां ये भी सही। आप मानते हैं कि ये डॉक्टर माफिया हैं? पोर्शन ऑफ दैट, नॉट ऑल, के पोर्शन ऐसा है जो सिर्फ मिडिल क्लास तबके को सर हर्ट करता है, बिकॉज मिडिल क्लास तबका उनके पास बहुत ज़्यादा जाता है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा टेस्ट लिख के दे दिए जाते हैं और ऐसी मेडिसिन लिख के दी जाती हैं जिनका कोई फायदा भी नहीं होता। देखिए इसी कल्चर में से, इसी नेशन में से डॉक्टर्स भी हैं। जी, वो तमाम बुराइयां जो यहाँ पाई जाती हैं एज ए नेशन, वो ज़ाहिर डॉक्टर्स में भी होंगी। वो कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है। आप हमें मसीहा तो कह देते हैं, ये बताइए मसीहा फरिश्ते होते हैं? मसीहा एक बहुत प्यारा लफ्ज़ है जिसे आप हमेशा से मीठी गोली देते हैं डॉक्टरों को, ये मसीहा है। मगर जब मसीहा अपनी फीस आपसे मांगता है तो आप बताइए पूछते क्या है? डॉक्टर साहब जुर्माना कितना है? मसीहाई का जुर्माना होता है या हदिया होता है? प्रिवेल हो गया ना अब। बहुत सारे आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपके बारे में मैं अच्छा हूं या नहीं, आपका रवैया डॉक्टरों के लिए बड़ा खराब है। आपका क्या ख्याल है? सिर्फ आप हमें मसीहा देके हमें जुल देते हैं, हम भी आपको फिर वहां जुल देते हैं जहां देना चाहिए। आप अपने रवैये को जब तक ठीक नहीं करेंगे, एक तबका अपना रवैया ठीक नहीं करेगा। मेरी एक बात जरा गौर से सुनिए, ये वाहिद मुल्क है, वाहिद मुल्क दुनिया का जहां आउटडोर की 1 रुपए की पर्ची है। आज 1 रुपए का ना नोट है ना सिक्का है। आई समझ मेरी बात की? आपको अगर कोई फकीर जाते हुए रोक लेके पैसा दो, 1 रुपया कट के दो, वो चुक के तुम्हारे मुंह से मारेगा और कहेगा अहमद चिश्ती साहब लगता है तो मेरे तो ज्यादा जरूरत है, गड्डी चोरी दी है या किसी मांग के ले आए हो? नहीं, आपने उन अस्पतालों का दौरा किया है जहां पर 1 रुपए की पर्ची है? हजूरे वाला दौरा किया, वहां पे पानी भरे इंजेक्शन सुना है? हजूरे वाला आप ये सुनी बात पे ना जाइए। मैंने जाके वैसे खुद जाके जो देखे है ना बच्चों के वार्ड और वो सारे मामला, तो सर मुझे तरस आता है आवाम पे। मैं छोटी सी बात इसमें कर लूं हजूरे वाला, बात यह है कि मुझे अब 30 साल हो गए इन्हीं अस्पतालों में काम करते हुए जहां रोजाना
लाखों मरीज देखे जाते हैं, बिल्कुल। लाखों ऑपरेशन होते हैं। अगर पानी वाले टीके लग रहे होते तो ये हॉस्पिटल कब से बंद हो गए थे। आज अभी किसी के साथ, मेरे साथ चलिए, किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर अगर खचा खच ना भरी हुई और एक एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज ना हुए तो सारे पानी का टीका लगवाना आने में। सर वही ना, 3-3 मरीज हैं एक एक बेड पे, आप खुद बता रहे हैं। नहीं चले पानी का इंजेक्शन लेट्स सपोज अगर नहीं होता, ये सुनी हुई बात, मिथ्स हैं, हम उनसे निकल जाते हैं, मगर ये बात तो है ना सर कि एक एक बेड पे 3-3 लोग होते हैं। वहां क्या करें फिर हम? वहां पे डॉक्टर, सही बताइए, डॉक्टर क्या करें? घरों में जिया रहे हैं? नहीं, डॉक्टर किसने प्रोवाइड करनी है? मैनेजमेंट ने सर, हमारी हुकूमत ने। हजूर वाला, तो हुकूमत को जाके कहिए ना, हमें तो ना कहिए। हमें तो एक जगह खड़े होकर एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज देखने पड़ते हैं, उनकी गालियां, उनके लवाहिकीन की गालियां सुननी पड़ती हैं। सर दिस इज द मेन ड्यूटी ऑफ योर गवर्नमेंट, ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ इन एवरी प्रोविंस। ये प्रोवाइड करें, बेसिक नेसेसिटीज हैं। आप किसे, देखिए मेरी बात सुनिए, कहना बड़ा आसान है भाई, किसी भी जगह जाके डॉक्टरों को गालियां देकर निकाल दिया जाता है। कभी ये सोचा है कि तनख्वाह डॉक्टर ने अपनी जेब से देनी है, दवाइयां डॉक्टर ने अपनी जेब से लानी है, एक्सरे अपनी जेब से करवाने हैं, एक एक मरीज के लिए एक एक बेड उसने प्रोवाइड करना है? जिसकी ड्यूटी है उसका गरेबान पकड़ के क्यों करते? तो मैंने आपको बताया है ना सर। क्या बताया? मैंने आपको पहले बताया है सर कि हम कैसे सोच सकते हैं इस मामले में। अगर आप बोलेंगे या मैं बोलूंगा तो ये फिर जो उन्होंने सामने नहीं बोला तो मैं ही रह गया बकवास हो रहा। सर मैंने चुप कर फिर। सर आप देखिए, हम आपस में तो बात कर सकते हैं। सर ये आपस की बात भी नहीं है। देखिए ये मेरा एक बहुत सोर पॉइंट है। मैं छोटी सी बात आपको बताऊं। एक चैनल है आपका जिसको आप नेशनल चैनल कहते हैं। मैं, आप, ये कैमरामैन, ये सब लोग जो यहाँ पे हैं, हर बंदा अपने बिजली के बिल के साथ 100 रुपए उनको हदिया पेश करता है। आपको पता है कि इस मुल्क में कितने पेइंग बिल हैं बिजली के? 26 करोड़ आवाम के 7 करोड़ ऐसे बिजली के बिल्स हैं, मीटर जो पे करते हैं, और 7 ही करोड़ ऐसे हैं जहाँ कोई बिजली का बिल नहीं आता। ये मैं बता दूं आपको। हजूर वाला, मैं सिंपल सी आपको बताऊं, अगर 7 करोड़ लोग अपने बिजली के बिल के साथ 100 रुपया हदिया देते हैं पाकिस्तान टेलीविजन को, तो आपने 7 अरब पर मंथ, 10 महीने में कितने? 70 अरब, और 12 महीने में कितने? 84 अरब। 84 अरब जब आप एक चैनल को देते हैं, वो आपको क्या देता है? तुर्की से खरीदे हुए ड्रामे, सिफारशी औरतों के मॉर्निंग शो, सिफारती मर्दों के नाइट शोज, इसके अलावा क्या देता है? मुझे आप ये बताइए। कभी उनका हिसाब तो आज तक आपने मांगा नहीं है। उनका हिसाब ही मांगते हैं हम। बात करते हैं कब मांगते हैं? मुझे ये बताइए, आखिरी दफा पाकिस्तान टेलीविजन की लाइसेंस फी का जो 84 अरब सालाना है, उसका ऑडिट अवाम पाकिस्तान ने कब देखा है? मुझे आप निकाल के दे दीजिए। मैं पिछले 32 साल की बात कर रहा हूं, जब से लाइसेंस फी लग रही है, 1 साल का मुझे ऑडिट दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊं, आई वुड रेस्ट माय केस। सर आप तो पीटीवी की बात कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे इदारे जिनका ऑडिट नहीं हुआ। तो फिर भैया, तो सर ये ऑडिट करने के लिए आप और मैं बैठे हैं ना सर, हम बातों से तो कर सकते हैं। सबसे पहले बात ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक हम शऊर नहीं बांटेंगे सर, लोगों को नहीं पता चलेगा। अब 100 रुपए मुझे नहीं हर्ट करता, मगर 84 अरब कोई सुनेगा तो ऑब्वियसली वो कहेगा कि नहीं। आपका ख्याल है कि पहली दफा आपने इससे पहले कभी ये हिसाब देखा किसी और के मुंह से निकलता हुआ? मैं कर रहा हूं, कोई हिसाब नहीं करता। इसलिए हर एक बंदे को पीटीवी के शो में आना है, हमने मोहसिन जाफर के शो में जाना है, हमने फलाने टिमकाने के शो में जाना है। वो जुत्ती मेरी जल्दी, ये समझ आई मेरी गलती। प्रोड्यूसर जो है वो अपनी होस्ट का एहसान मंद और महरूल मिन्नत है, उसकी नौकरी भी तब तक है जब तक होस्ट साहिबा जो है वो प्रोग्राम कर रही है। सर एक जमाना था कि होस्ट को प्रोड्यूसर पिक करता था, आज होस्ट प्रोड्यूसर को पिक करती है। कितना अच्छा जमाना आ गया है, और जहां से चाहे पिक करती है। अगर पीटीवी के प्रोड्यूसरों की शक्लें अच्छी नहीं है और वो पसंद नहीं है तो जहां से मर्जी बुला लें, पीटीवी पे नौकरी भी मिलेगी, बेहतरीन तनख्वाह भी मिलेगी, और बाकी मरात भी मिलेंगी। हजूर वाला मरात वो आपको, मैं जब प्रोड्यूसर बनेंगे ना तब आपको बताऊंगा। ठीक, हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे सर ये बताएं, कहने का मतलब ये है कि जो चैनल हम देखते नहीं है उसकी लाइसेंस 84 अरब देते हैं। बिल्कुल। जिस अस्पताल में हमने हर एक दिया जाना है, आपने कभी सोचा कि आपकी एक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, पूरी दुनिया में ऐसे है। 77 सालों से आपने कभी रखी है इसे? आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आप ये समझते हैं डॉक्टरों को गालियां देंगे, मरीज बाहर एड़ियां रगड़ रहे थे, डॉक्टर नर्सों से रंगरलियां मना रही थी। अव्वल तो मुझे 40 साल हो गए, मैंने आज तक वो नर्स नहीं देखी जिसका बंदा रंगरलियां बना सके। नर्सें इंतहाई बावकार होती हैं, इंतहाई प्रोफेशनल होती हैं, और जिन जिन नर्सों के साथ मैंने काम किया है, मैंने उनसे बेहतर इंसान नहीं देखा, उनसे बेहतर कॉलीग नहीं देखा। इसलिए ये कहना कि रंगरलियां मना रहे थे किसी भी औरत पे सबसे घटिया इल्जाम है। आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारे घर में हमारे अब्बा हमारी बेबे के साथ रंगरलियां मना रहे होते हैं, फिर समझ आएगी आपको। सर देखिए ना, वो सबसे पहले फ्रंटमैन होती हैं और सबसे ज्यादा काम भी वही करती हैं, और सबसे अब्यूज भी वो होती हैं, और ये तो हमारे माशरे का सर आप क्या कहें कि
माशरा इस तरफ चल पड़ा है ना, अहमद तो सारी चिश्ती दुनिया चल पड़ी है। इस मामले को इस बात पे खत्म करते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है वो उनके गरेबानों को वो जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर सर जी नहीं करे। इसीलिए आपका बिगेस्ट ड्रेन जो है वो डॉक्टर्स का है इस मुल्क से। आपके मुल्क का जज मुझे किसी दुनिया की अदालत में लड़के दिखाए, वो 149th नहीं 153rd नंबर पे आ चुका है, लोस्ट पे आ चुका है। आपका जर्नलिस्ट मुझे किसी और मुल्क में काम करके दिखाए, क्योंकि वो लिफाफा लेने का आदी होता है अक्सर। समझ आइए आपको मेरी बात? बिल्कुल। किसी और प्रोफेशनल की बात करें। आप आज ये बताइए कि आपका कोई PSL नुमा की और चीज जगह हो, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को लिया जाएगा? तबाह करनी है अपनी टीम। सिर्फ एक पेशे की खपत है पूरी दुनिया में, और वो है पाकिस्तानी डॉक्टर। बिल्कुल। आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, गल्फ में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, 40% हेल्थ फोर्स पाकिस्तानी है। आई समझ आपको? बिल्कुल। आप डॉक्टर बनाते जाएं, सबसे बेस्ट ब्रेन सर इस मुल्क को छोड़ के कब के चले गए? बड़ा कदर है ना आपको। आप बनाते जाइए डॉक्टर, बेहतरीन ब्रेन्स को करते जाइए, बनाते जाएंगे आप, और वो इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए कि ना अपॉर्चुनिटी है ना इज्जत है। फिर सेबू बैकर रोया जे आखिर में इस मुल्क में सिर्फ सियासतदान रह जाने हैं या कठपुतलियों को चलाने वाले रहे। ठीक हो गया सर। सर अब जरा थोड़ी हम लाइटर मूड पे ना, मोहब्बत के बारे में आपने बहुत खूबसूरत जज्बात, मोहब्बत की बात बल्कि आपने बताया पीछे पै गया। वो बस डॉक्टर से मोहब्बत और डॉक्टर से रिलेटेड है ना। जरा सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऑब्वियसली आपकी शादी क्यों एंड हुई, मैं उस चीज़ों में नहीं जाना चाहता, हर इंसान करना पर्सनल होता है, मगर आपके हिसाब से लड़कियां बेवफा होती हैं या लड़के बेवफा होते हैं? बिल्कुल कोई बेवफा नहीं होता, कोई बेवफा नहीं होता। हालात होते हैं। हालात भी नहीं होते। एवरीबडी इज इंटेलिजेंट इनफ, वो बेहतर ऑप्शन की तरफ जाना चाहता है, वो बेहतर पार्टनर की तरफ जाना चाहता है। ज्यादातर कौन इस चीज को प्रॉम्प्ट करता है कि मुझे इस तरफ जाना है? सर मेरे ख्याल में दोनों करते हैं, दोनों करते हैं। बीवियां जब माएं बन जाती हैं फिर नहीं वो करती। सर ममता एक बहुत बहुत अजीम चीज है। माँ 10 दफा सोचती है कुछ भी ऐसा कदम उठाने से पहले। सर शादीशुदा मर्द भी जिम्मेदारी का मारा हुआ है, मगर बेचारा क्या करे, उसका भी दिल करता है मिडिल एज में कि वो किसी को चाहे और कोई उसको चाहे। बिल्कुल। वो थोड़ा सा फ्लर्ट और फ्लिंग चाहता है, आप उसको इजाजत एक चीज ऐड करूंगा सर, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस हैं जहां पे लोग निकलना चाह रहे हैं, बट सोशल प्रेशर, पीयर ग्रुप प्रेशर की वजह से वो निकल नहीं पाते, और सारी उम्र इस अजियत में रहते हैं कि हमने एक साथ रहना भी है और दिल भी नहीं करता। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी मजबूरी है, बेहतर यही है कि अपने हालात को हर साल एनालाइज कीजिए। हमारी रिलेशनशिप किस तरफ जा रही है? क्या ये मुझे पॉजिटिवली एनहांस कर रही है, डेवलप कर रही है, इवॉल्व कर रही है, या एक दलदल में फंसे आदमी की तरह हर साल मैं गहराई में और उतरता जा रहा हूं और मेरा सांस बंद होने वाला है? बिल्कुल। अगर इंसान ये असेसमेंट कर ले तो उस असेसमेंट के बाद वो ये फैसला कर सकेगा कि अब मैं क्या करूं। हजूर वाला ताल्लुकात जो है वो निभाने के लिए होते हैं, बिल्कुल, मरवाने के लिए नहीं। आई समझ आपको मेरी बात की? अगर ताल्लुकात को निभाते निभाते आपकी जान निकल रही है तो फिर ये कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक शिकंजा है जो आपकी गर्दन के गिर्द है। गेट रिड ऑफ इट। और अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं शिकंजे को इजी कर सकता हूं, कुछ मेरी तरफ से कुछ मेरे पार्टनर की तरफ से, तो इसको आसान बना लीजिए। सीधी सी बात है। भाई एक बात सुनिए, किस्सा ये है कि कोई भी ताल्लुक जो बहुत लंबा हो उसमें एक चीज होती है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, लंबे ताल्लुक में 2 सेल्फ डिफीटिंग मैकेनिज्म होते हैं। रोजमर्रा की दीमक, रोजमर्रा की दीमक और मोनोटनी, यानी कि टीडियसनेस ऑफ डेली रूटीन एंड मोनोटनी। वही चेहरा, वही बदन, वही हरकत, वही सकनात। आई समझ मेरी बात? बिल्कुल ऐसी। सर अगर देखा जाए तो आपके ख्याल में कहीं पैसा इफेक्ट करता है औरत के रिलेशन को? क्या औरत जाती है पैसे के पीछे? एब्सोल्युटली इफेक्ट करता है सर। जो जिस लड़की से आप, तो फिर खलील रहमान कमर ने जो कहा था उस औरत के बारे में जो पैसे के लिए गई थी। सर मेरी बात सुनिए, पहले पूरी बात करते हैं हम। आपने कहा कि क्या पैसा इफेक्ट करता है? नंबर 1, पैसा हर चीज पे हावी है। आज के दौर में खुदा नौज़बिल्ला पैसा है। मैं आपको ये बता दूं, हजूर वाला वो जो ये कहते हैं कि हम मजहब के अलमबरदार हैं, उनका भी सब कुछ पैसा ही है। आपकी जो सियासत के अलमबरदार हैं उनका भी सब कुछ पैसा ही है और अवाम ही है। सर मुझे ये बताइए कौन यहाँ पे खिदमत खल्क करने के लिए आता है? सब सेल्फ पैसा कमा के। सर वरना ये मुल्क इस तरह गरीब और दिवालिया ना होता, दुनिया अरबपति ना होती। दूसरी आपको सर दुनिया अरबपति पता कैसे बनी है? यहाँ से अरबपति मूव कर गए हैं सर, उन्होंने यहाँ पे रहना नहीं होता सर जी। अरबपति तो फिर वापस आ जाते हैं, करके वापस यहाँ पे मजीद अरब बनाने के लिए वापस आते हैं। पहले अरब सारे पीछे भेज दिए जाते हैं। सर जी क्या अच्छी बात है कि जिन लोगों को जेल में भेजा जाना था उनको कसर सदारत और कसर वजारत उज़्मा में भेज दिया गया। क्या उम्दा मंतिक है। एक बात सर। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मैंने दूसरा हिस्सा इसका नहीं कहा था कि आपका प्रोग्राम ना कट जाए, बाकी लोग समझ गए होंगे। आपने कहा क्या औरत ऐसा करती है? करती है, बिल्कुल करती है। इसलिए
कि क्या करे उस औरत की क्या सजा होनी चाहिए सर? जो सजा ऐसा ये होनी करती है? चाहिए जो माँ ऐसा करे। सर औरत पे मैं कहता सर मेरे लिए माँ औरत का बेहतरीन रूप है। अगर माँ ऐसा करे तो वाकई उसके बच्चों को उसको छोड़ देना चाहिए। जिसने अपनी औलाद के ऊपर पैसे को फौकियत दी उसने बड़े घाटे का सौदा किया। एक बात मगर आपको बताऊं, हजूर वाला कोई भी रिलेशनशिप अनप्लेजेंट हो जाता है जब दरमियान में पैसे की कमी आ जाए। हजूर वाला जब रोज बेगम सुबह कहती हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, चिश्ती साहब जो आप मुझे 1000 रुपए का नोट देके चले जाते हैं उससे आपका मतलब कि 3 हांडियां नहीं पकती। बिल्कुल नहीं। और अगर पकती हैं तो जाइए खुद पका लीजिए, या जो बेबे ताड़ी पका दी उधर को जाके पका लो। सर रोज का झगड़ा सब पैसे का है, सब पैसे का झगड़ा है। मोहब्बत को जो दीमक चाट जाती है वो पैसे की कमी है। और एक चिश्ती साहब आपको बताऊं, जिस दिन आपके जेब में नोट ज्यादा होंगे, बटवा मोटा होगा, उस दिन आपके जिस्म के बाकी हिस्से भी मोटे हो जाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस उस दिन देखिएगा। ओए ओए ओए। अच्छा सर, अभी एक चीज़ जो मैंने हमारे सोसाइटी में देखी है और इसको मुझे लगा कि मैं इसको अपने पॉडकास्ट में लोगों तक लाजमी पहुंचाऊं सर, वो ये है कि महक मलिक ने अभी कोई दर्स दिया है, खिताब किया है एक मस्जिद में। मुझे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता कैसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। मुझे एज अ इंसान क्या वो डिज़र्व नहीं करते, या वो लोग जिनके हाथ नहीं होते या माजूर होते हैं वो मस्जिद नहीं जाया करते? क्या वो सिर्फ आपके ताने और खुशियों का सामान होते हैं वो लोग? अच्छा अहमद साहब, एक तो पहली बात यह है कि हर बंदा मखलूक खुदा है। बिल्कुल। अगर वो अपने खालिक के घर में जाता है तो उसको रोकने वाले मैं या आप कौन होते हैं, या तंज करने वाले कौन होते हैं? एक बात, आपके यहाँ शिर्क का सबसे बदतरीन मुंह पता है क्या है? कि मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दूं या जहन्नमी होने का सर्टिफिकेट दूं। सर ये काम मेरे अल्लाह के करने का था जो हमने पकड़ लिया है। शिर्क वैसे तो हम बेशुमार करते हैं, लेकिन ये बदतरीन शक्ल है। फलाना दारा इस्लाम से खारिज है, वो क्यों गया मस्जिद में, ये है वो है। मैंने सर एक सुन रहा था, एक साहिब थे तो वो तो बड़ी ज्यादा इस पे गुस्सा भी हो रहे थे सर। जुर्रत कैसी हुई इसकी? बात सिर्फ ये है कि आप भौंकते को बंद कर सकते हैं, उसको भौंकने दें। सर जी आप जब रात को किसी वीरान गली से गुजरते हैं तो जो कुत्ते भौंकते हुए आपकी गाड़ी के पीछे आते हैं, आप गाड़ी रोक के उतर के उनका जवाब तो नहीं देते, आप अपने रास्ते पे चलते रहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज अवाम हमारी बाशाऊर है, मगर कहीं ना कहीं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आता है ना तो आप जरा घबरा जाते हैं, जरा सहम जाते हैं। इसलिए सहम जाते हैं कि थोड़ा सा ना आप इसके बारे में जरा नेगेटिव नहीं जाना चाह रहे होते। मगर मेरा कहने का मकसद है सर, क्या वो सिर्फ तजलील के लिए है? सर जी 3 दफा आपने अपना मकसद मुझे बता दिया। अब मेरी बात सुन लें, ठीक है? आपका सवाल माशाल्लाह 6 जुमलों पर मुश्तमिल था जिसमें आपने अपना व्यू पॉइंट बता दिया। यू डिड नॉट वांट टू लिसन टू मी। मैं आपको सभी बताऊं, एक जवाब होता है एक लाइन में, पूरी तकरीर करने की जरूरत नहीं होती। नंबर 1 है हजूर वाला, ये आपकी कोई मामूली सरगोदे की मस्जिद है जहां पे महक मलिक के जाने पे आपको इतने एतराजात हैं। मैं बताऊं दुनिया में 2 सबसे बड़ी मस्जिदें हैं जिनको हरमैन शरीफैन कहा जाता है। उसमें से मस्जिद नबी हमारे लिए मरकज़े इश्क है, मरकज़े इश्क। आपको पता है कि मेरे सरकार के रोज़ा पाक के अंदर जाने की चाबियां किसके पास हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है कि जाके सरकार के रोज़ा पाक और कब्र अथर की सफाई कौन करेगा? आपको पता है वो कौन लोग हैं? वो कोई सैयद नहीं है, कोई अरबी नहीं है, कोई रॉयल फैमिली नहीं है, वो सूडान के ख्वाजा सरा है। इसके बाद मुझे उन साहब को ये भौंक भौंक के ये कह रहे हैं कि ये महक मलिक को नहीं करना चाहिए, ये महक मलिक नहीं करना चाहिए, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो अगले करे, अगली बारी मस्जिद नबी जावे ना तो चपेड़ा खा के आवे, क्योंकि वहां पे मेरे सरकार की कब्र अथर तक सिर्फ रसाई है ख्वाजा सराओं को। और ये अपनी तहकीक कर लीजिए और देख लीजिए। आई समझ मेरी बात? सर थैंक यू सो वेरी मच। गुफ्तगू कब 45 मिनट्स हुए, 50 मिनट्स हुए, पता ही नहीं चला। इसलिए बहुत सारे और टॉपिक्स थे जिस 45 मिनट्स में तकरीबन 35 मिनट मेरे होस्ट बोलते रहे, क्योंकि सवाल उनको करने का बहुत शौक था। लंबे लंबे सवाल भाईजान, सवाल होते हैं छोटे मुख्तसर और पिथी, और जवाब आने चाहिए टक 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 टक। सर आप सामने बैठे थे ना, मैंने कहा आप सिर्फ आप ही ना बोले, मुझे भी बोलना चाहिए। सर अगर तो तुम ये कहो कि मैं सामने बैठा हूं, मेरे हुस्न से तुम मरूफ होगा, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। अगर वैसे भी गल कर रहे हैं तो फिर होगा। समझ आई मेरी बात? सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती टाइम दिया एंड हमेशा ऑनर्ड फील करते हैं हम आपके लिए। बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू यू। खुदा ताला कामयाब करे आपको, और अल्लाह करे कि इस इंटरव्यू की बहुत सारी रीलें बने और वो तीर बन के बहुत सारे कलेजों को जाके छेद जाए। सर मैं तो होप सो, इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया।